जो मुझे अभी अवार्ड दिया गया है वो मेरे जब से मैंने कार्य ये राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी जो जिससे आप चर्चा में आई हैं, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में हर तरफ आपका ही नाम चल रहा है। आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप लोगों ने इस बात को इतना महत्व दिया। और ये नेशनल एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ साइंसेस है, नास कहते हैं। अच्छा। इसका जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है और ये कृषि मंत्रालय से इनको सपोर्ट मिलता है और इसमें जितने भी बहुत अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उनको एक ये फेलोशिप देते हैं। ऑनररी फेलोशिप है, फेलोशिप का कोई अमाउंट नहीं है और हम सब लोग मिल कर के बहुत सारी अच्छी पॉलिसी के लिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी वगैरह के लिए कार्य करते हैं। अब मेरा कार्य जो है वो ओजोन के अगेंस्ट कैसे पौधों में एक शक्ति पैदा हो जिससे कि उनका उत्पादन कम हो, किसी और का काम होगा तो मृदा में क्या परेशानियां हैं, तो ये सारे लोग मिलके विचार विमर्श करते हैं और वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बताते हैं अपनी अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से और फिर नेशनल पॉलिसी की तरीके से भी वहाँ पर इसको दिया जाता है। तो अभी जो इस समय नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक, वो बड़े ऊंची पदवी पे अभी तो चले गए हैं, लेकिन वो अभी डीजीबी थे आईसीएआर के। अच्छा। हिमांशु पाठक जी। तो यही वो एकेडमी है जिसका कि ये राष्ट्रीय एकेडमी है और इसका ही ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसके लिए कि उन लोगों ने ये सोचा। मुझे नॉमिनेट किसी ने किया, किसी ने कहा कि अपना बायोडेटा दे दो। इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, नॉमिनेशन मांगते हैं, जैसे कि कई सारे राष्ट्रीय प्रेम दुरेजा इंडाउमेंट अवार्ड ये 2 साल में एक बार मिलता है। अच्छा, 2 साल में जी लिखा है, देखिए पूरे भारत से सिर्फ एक ही लोग को मिलता है। हाँ, एक ही को मिलता है, फिर 2 साल बाद और किसी को मिलता है। पहले कोई चर्चित नाम? इससे पहले का मुझे चर्चित नाम नहीं याद है। अब जब मैं इसको खोजूंगी तो मुझे चर्चित नाम याद। रिसर्च को भी आज रिसर्च करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात कर दिया आपको। बिल्कुल, रिसर्च को भी रिसर्च करना। इनके बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड हैं और मुझे नहीं पता था कि ये बात आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं हाँ, जब मैं ये अवार्ड देने जाऊंगी तो मैं इनके बारे में भी बताऊंगी क्यों ये इनका इंडाउमेंट अवार्ड होता है, क्योंकि यही इन्हीं ने इसके लिए धनराशि दी होगी, आपने समझ गए होंगे। और उसके बाद तो हमारे उसी कार्य के लिए इन लोगों ने। आप यूएसए के अलावा भी कहाँ कहाँ गई? मैं यूएसए के अलावा बहुत सारी कंट्री में गई हूँ, लेकिन मैंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप यूएसए के अलावा सिर्फ यूके में किया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और इंसा के उसमें एक इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के, नॉट एग्रीकल्चर, साइंस एकेडमी की भी मैं फेलो हूँ। ज़्यादातर समय, एक आसान भाषा में दर्शकों को हम समझाएंगे कि ज़्यादातर समय तो आप विदेशों में बहुत समय रही हैं। बहुत कम समय विदेशों में रही हूँ। कितना एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है? एजुकेशन सिस्टम में जो मेजर फ़र्क है उसको भी अब हम लोगों ने बहुत दूर कर लिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। पहले यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितना सही है और क्या है उसको? देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और क्यों अच्छा है कि अगर आप 4 साल का एक बीए बीएससी कोर्स करते हैं, इसके बाद आप डायरेक्टली अगर बहुत अच्छे हैं तो आप पीएचडी में भी जा सकते हैं, आपको मास्टर्स भी करने की नहीं ज़रूरत है। इनमें जो कोर्स का पैटर्न दिया है तो एक पर्टिकुलर कोर्स में आप मेजरली काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा आप स्किल डेवलपमेंट के, वैल्यू एडेड कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को भी लेते हैं। तो जहाँ भी इसका इम्प्लीमेंटेशन, अभी हम लोग शुरुआत में हैं, पूरे देश में कुछ जगह तो पहले से इम्प्लीमेंट हो गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो हम लोग ने इस साल से लागू किया है इसको, और मैं आपसे कह सकती हूँ क्योंकि इस समय मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की चेयरपर्सन भी हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप चेयरपर्सन हैं? जी। अच्छा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो मुझे जो फीडबैक मिलता है, जब कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उसमें बड़ी
परेशानियां भी आती हैं, लेकिन बड़ी अच्छाइयां भी आती हैं। एक आखिरी सवाल, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें क्या सलाह देंगी, क्या सुझाव देंगी मधुलिका अग्रवाल जी? उनको एक ही सलाह देंगे कि वो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करें। रिसर्च एक ऐसी विधा है जिसमें रिज़ल्ट तुरंत नहीं आता है, आपको बहुत संयम से काम करना पड़ेगा और अपने जो भी आप पब्लिकेशन करें उसको कई बार रिपीट करके कहें। कोई भी बात अगर आप एक रिज़ल्ट की तरह कहीं पब्लिश करते हैं तो ऐसा ना हो कि वो एक साल वैसा मिला है और अगली साल दूसरा मिला है और आपने जो ख़राब मिला है उसको दे दें। आजकल एक फैशन चल गया है कि हम जितना सेंसेशनल रिसर्च फाइंडिंग बताएंगे उतना अच्छा है। मैंने अपने पूरे 45 साल के रिसर्च कैरियर में कभी सेंसेशनल न्यूज़ नहीं बनाने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा एयर पोल्यूशन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसका जो असर पड़ता है, और अगर असर पड़ता है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या सब में वैसा ही असर है, इन सब को जानने के बाद हम अगर इस न्यूज़ को दें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि आज भी मैंने आपको बताया। और इसीलिए ये सब पुरस्कार भी दिए जाते हैं कि हमने सिर्फ ये चीज़ ख़राब है नहीं बताई है, हमने बहुत सारे ऐसे रास्ते बताए हैं कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है और हम अपनी उत्पादकता को मेंटेन कर सकते हैं। और ये पॉलिसी की तरह आया। आज हमारे पास पर्यावरण विभाग ने ओजोन का एक स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ पे, नॉट प्लांट्स पे। लेकिन एक समय आएगा जो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगी कि वो एग्रीकल्चरल प्लांट्स पर भी बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड बनाएं, क्योंकि इनकी उत्पादकता पे काफ़ी असर पड़ता है और उससे मनुष्यों पे भी असर पड़ता है। थाइमियन थाइमस वल्गरिस के बारे में शो के अंत में बता दीजिए। ये एक प्लांट है जो बहुत थोड़े जो मतलब एकदम एक क्रीपिंग की तरीके से पहाड़ों जो पत्थर होते हैं उनके साथ ये ग्रो करता है। हाँ, उनके साथ ये ग्रो करता है, तो ये उसी को दर्शाता हुआ ये पौधा है। तो पौधा उसी के साथ क्रीप करता है, लेकिन ये जो फ्लावर है ये फ्लावर थोड़ा सा ऊपर आता है। ये इतना इंडिया में नहीं पाया जाता है। ये किसी ने मुझे किसी स्टूडेंट ने ला करके जर्मनी से दिया हुआ था। जर्मनी से? जी हाँ, ये पेपर वेट है जो दिया। आप जैसे आप इससे कहेंगे कि हाँ, तो ये भी कहीं नहीं, ये तो इंडिया का होना चाहिए, या हो सकता है बाहर का, हम नहीं कह सकते। तो हम हमारे स्टूडेंट कभी कभी अपनी खास चीज़ जो आप दिखाना चाहें। अंतिम क्षण में हमारा प्रोग्राम पहुंच चुका है, कोई एक खास यादगार चीज़? सबसे यादगार चीज़ तो ये है कि मालवीय जी ने मुझे एक छोटे से ज़िले से आने के बाद इस मालवीय जी की यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने को मिला, मुझे अपने बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसी कौशल को दिखाने की वजह से आज मुझे ये सारे पुरस्कार मिलते हैं। तो मैं बड़ी अनुग्रहित हूँ अपने गुरुजनों की, अपने सभी शिष्यों की, अपने माता पिता की, अपने पति की, अपने बच्चों की, जिन सब के सहयोग से मैं आज इस स्तर तक पहुँच सकी। मधुलिका अग्रवाल जी का अगला सफ़र क्या होगा? अगर मौका मिला, आप पढ़ाई करती जा रही हैं, सीखती जा रही हैं और एक प्रेरणा देती जा रही हैं सबको, अगला कदम क्या होगा? अगला लक्ष्य क्या है? अगर मौका मिला और ऐसे ही मिलता रहा तो मैं रिसर्च भी करती रहूँगी, लोगों को सिखाती भी रहूँगी और जागरूक भी करती रहूँगी। और मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जागरूकता हम लोग किसानों तक ले जाते हैं। अभी यहाँ पर कल तक वो फ़ोटो थी किसानों की के साथ की कि ये सारी चीज़ें तो अब हमारा हम ऑलरेडी ये बात पिछले 5-10 साल से कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं पंचायतों में के यहाँ से जाके या प्रधानों से बात करके या अपने यहाँ एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है इनके लोगों के साथ मिलकर ऐसी कार्यशाला करते हैं और उन लोगों को, किसानों को, किसान बहनों को, उनके घर वालों को ये जागरूक करते हैं कि हम प्रदूषण के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, हमें किन प्रजातियों को लगाना चाहिए जिससे कि प्रदूषण का काम कम हो और उत्पादकता बढ़ सके, और भी बहुत सारे बचाव के उनको चीज़ें बताते हैं इसी के साथ। तो ये तो मेरी उस रिसर्च के लिए मैंने बताया
जो कि जिसके लिए मुझे पुरस्कार मिला है। लेकिन इसके अलावा हम लोग BHU के ही बहुत सारे सहयोगियों के साथ एक कार्य करते हैं, जिसमें हम गांव के स्कूल में जा कर के बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और उनको शुरू से इन सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए उनको अपने माता पिता या अपने घर में या किसी को भी क्या कहना चाहिए और ख़ुद कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 10 साल से करीब शुरू की हुई है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज एक दूसरी है, उसके तत्वाधान में। और ये तो मेरे रिसर्च का कार्य था जिसके लिए मुझे ये उपाधि। आखिरी सवाल है, आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं, इसलिए सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये आखिरी ही सवाल है, युवाओं को क्या सलाह देंगे? युवाओं को एक सबसे बड़ी सलाह, छात्रों को, हाँ, छात्रों को सबसे बड़ी सलाह ये है कि जो हार्ड वर्क है वो वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्क करके ना करते हुए जो इधर उधर के रास्तों से वो सोचते हैं कि हम कुछ अचीव कर पाएंगे, ये सत्यता है कि अंततः वो नहीं अचीव कर पाएंगे। उनको लाभ थोड़े समय के लिए किसी चीज़ से मिल सकता है। मैं पढ़ाई के बारे में भी बताऊंगी कि कुछ लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ये वो करके पढ़ते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चन आ जाते हैं या कभी कभी कुछ हो जाता है तो उन्हें नंबर मिल जाते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। लेकिन मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो कंसिस्टेंटली हर चीज़ पढ़ते हैं, कम ही पढ़ते हैं, हो सकता है कि वो टॉप ना करते हों, लेकिन उनकी जागरूकता अपने सब्जेक्ट के लिए इतनी ज़्यादा होती है, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, हर जगह वो सफल होते हैं। और अगर उधर नहीं सफल हों तो उनका दिमाग इतना क्रिएटिव होता है कि वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि बहुत सारे युवाओं को वो खुद रोजगार दे सकें। तो इस तरीके की सलाह उनको हम इसी रास्ते पे देना चाहेंगे कि आप अपना हार्ड वर्क करिए, सही चीज़ें पब्लिश करिए, सही रास्तों पे चलिए, पूरी कायनात आपके साथ है। तो ये थे हमारे साथ मधुलिका अग्रवाल जी, जिनसे हमने बातचीत की और कई अचीवमेंट इनके हमें पता भी नहीं था। और ये जर्मनी की जो थाइमस वल्गरिस है, ये जर्मनी से मैम को किसी ने भेंट की है, इसे भी आप देखिए। और मैम के अचीवमेंट है, आगे भी मैम उम्मीद है शो में आती रहेंगी। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमको ये अवसर देने के लिए।